Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को सारे प्योर सर्किट समझाए थे, जिसमें मैंने आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये सारी बातें आपको बता दी थी. क्लियर? अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, तो उसमें करंट ऐसे था. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें करंट ऐसे था और वोल्टेज उसी के ऊपर आया था. याद है आपको? ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था. क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमारा फेजर डायग्राम ऐसे आया था, करंट ऐसे आया था और वोल्टेज लैग कर रहा था, अगर आपको याद हो तो. क्लियर? फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट कल जब आपको बताया था तो करंट ऐसे था और वोल्टेज लीड कर रहा था. याद है आपको? बोले भैया, सबको क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था तो करंट ऐसे हो गया, वोल्टेज ऐसे हो गया. कहानी समझ में आ रही है? और प्योरली इंडक्टिव सर्किट था तो करंट ये हो गया और वोल्टेज ये हो गया. जो मैंने आपको समझाया था LIC, ये कॉम्बिनेशन है इन तीनों का. समझ में आ रही है मेरी बात? अब समझ में आई है LIC किस आधार पर बनी हुई है? बोले भैया, सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छी बात है. एक जमाना था, कल मैंने लास्ट आप लोगों को जो कराया था दैट वाज प्योरली इंडक्टिव सर्किट. एग्री करते हैं तो इस बात से? प्योरली इंडक्टिव सर्किट हमको क्लियर है. तो एक बात बताओ, मैंने आपको प्योरली इंडक्टिव सर्किट बताया था. प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब ये हुआ कि केवल एक ही कंपोनेंट जुड़ा होगा, कॉइल जुड़ी होगी. कॉइल का ही तो इंडक्टेंस होता है. बोलो भैया, केवल एक ही कंपोनेंट जुड़ा होगा. यस और नो? बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है. अब आप बताओ इस अकेले कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप इसे? एक्सएल. और एक्सएल बराबर ओमेगा एल. एक्सएल बराबर ओमेगा एल. सी क्लियर है? ओमेगा बराबर क्या होता है? और इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2πf. बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो गौर से सुनिएगा. आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको AC करंट और DC करंट में डिफरेंस बताया था. है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज. और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी? चूंकि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो F अगर 0 रख दूंगा तो XL बराबर कितना आ जाएगा? 0. है ना? किसी ने पूछा डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, तो बोलना 0. समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है? 0. किसी ने पूछ लिया तो चटका दोगे? समझ गए मेरी बात को? तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो बताया था उसके जस्ट बाद एक नोट है, वो ये पढ़ दो उस नोट को, फिर आगे की बात करूंगा. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद मैं जिस क्वेश्चन का आपको जवाब देने जा रहा हूँ वो इस चैप्टर में लास्ट में आपको दिया हुआ है ना? तो वो क्या क्वेश्चन है उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे बाद में. पहले मुझे एक बात बताओ, बताते जाना जो जो पूछता जाए. ये मैंने जो बनाया है ये कैसा सर्किट है? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है. क्या बोल रहे हैं हम इसे? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि इसमें सिंगल कंपोनेंट जुड़ा हुआ है. सही बोल रहा हूँ? इसमें सिंगल कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बोल रहा हूँ. इस प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में चूंकि एक सिंगल कंपोनेंट जुड़ा है तो इसके रेजिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? जोर से बोलो. XC. यानी इसको आप लोग XC से डिनोट करते हैं. 1-2 दिन पहले आपने XC का फॉर्मूला भी पढ़ा था, कल पढ़ा था आपने. XC बराबर 1/ωc. वाकिफ है हम लोग इस बात से? तो XC की जगह लिख दिया मैंने 1/ωc. बात समझ में आ रही? अगर ये बात समझ में आ रही है तो XC बराबर 1/ω की जगह क्या लिखो? 2πf. जो बोला आपको समझ में आया? अच्छी बात है. अच्छा मुझे बताओ DC करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जानते हो आप लोग? है ना? ये बात हम लोग जानते हैं. फॉर DC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0. DC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0. तो F0 हो जाएगा 2 पाई इंटू 0 इंटू 0.
जीरो का मल्टीप्लाई इनसे करूंगा तो जीरो ही आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1/0, 1/0 बोले तो इनफाइनाइट। क्लियर है? लिसन एवरीवन, अगर कोई आपको बोले कि ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है और इसमें मैं बैटरी लगा दूं, ये सेल लगा दिया, अब मुझे मालूम है, मैं स्टार्टिंग में पढ़ चुका हूं, सेल से डीसी करंट फ्लो होता है और डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी तो ये क्या आ गया? इनफाइनाइट। ये है क्या? मुझे बोलो जरा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है ये? क्या है ये? रिएक्टेंस एक प्रकार का क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया या कम हो गया? कितना हो गया रेजिस्टेंस? क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो करंट कितना कम हो जाएगा? जीरो। जब रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट कितना हो जाएगा? और करंट अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब कंडेंसर के अंदर से करंट पास होगा या नहीं होगा? पूछता है अ कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी व्हाई? एक कंडेंसर डीसी करंट को रोक देता है, अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। तो क्यों नहीं होने देता है? क्वेश्चन समझ गए? अ कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी व्हाई? एक कंडेंसर करंट को रोक रहा है, करंट को बहने नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और कंडेंसर के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोलता हूं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आई? कंडेंसर डीसी करंट को रोकता है तो क्यों रोकता है? तो हमें मालूम है कंडेंसर के रेजिस्टेंस को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। एक्सी बराबर ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 2 पाई है रखा। डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो इसका रिएक्टेंस इनफाइनाइट आ गया। रिएक्टेंस इनफाइनाइट का मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोला जाता है कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी। तो कंडेंसर डीसी को क्यों रोक? ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना, तो कंडेंसर डीसी को क्यों रोकता है? ये भाषा आपको समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? भाषा क्लियर है? देखो आपके नोट्सों में लास्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए, वहां पर होगा अ कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी व्हाई, पढ़ लो। इसके बाद हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है। क्लियर? नोट अभी सब लोगों ने पढ़ लिया ना, वो वापस हम लोग वहीं आ जाएंगे जहाँ थे। क्लियर? तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बाद मैंने आपको एक नोट समझा दिया था, वो तो आप समझ ही गए। उसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है। उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है एक कॉइल है, उस कॉइल का इंडक्टेंस 14 मिली हेनरी है। तो इंडक्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, 14 मिली हेनरी है। तो भैया 14 मिली कितना होता है? 10 की पावर माइनस। सीन क्लियर है सभी को? तो एक कॉइल का इंडक्टेंस 14 मिली हेनरी है, मैंने मिली को कन्वर्ट कर दिया 10 टू द पावर -3। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे वो मुझसे बोल रहा है अगर इस कॉइल को, ये कॉइल है, वो कह रहा है इस कॉइल को एक अल्टरनेटिंग सोर्स से मैंने जोड़ा है, उस अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। कितनी है? 100 हर्ट्ज। तो मैं इस कॉइल का रिएक्टेंस कैलकुलेट करूं, कॉइल का और रिएक्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं। अब उस कॉइल का रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी काय की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स एल, एक्स है। समझ में आएगा? तो बस खत्म कहानी। एक्स एल बराबर ओमेगा एल। बोलो भैया, अब एल तो मेरे पास है, ओमेगा है क्या? तो क्या करूं ओमेगा की जगह? 2 पाई है एल। समझ में आ रही है बात सभी को? अब आगे का काम मैंने आपको दिया, आप स्वयं करें, आगे बढ़ाएं इसे। चलो, इसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो आपने एक्सएल इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने वैल्यू प्लेस कर दी होगी, राइट? आपने 2 रखा, पाई की जगह 3.14 रख दिया होगा आप लोगों ने, फ्रीक्वेंसी की जगह आपने 100 रख दिया होगा और एल की जगह आपने 14 इंटू 10 टू दी पावर -3 लग दिया होगा। सही बोल रहा हूँ? कितने लोगों ने ऐसे किया था बेटा? वेरी गुड, आप सब लोग सही हैं, गलत नहीं है। और इसके बाद मल्टीप्लाई करने में व्यस्त हो गए होंगे आप लोग। सही बोल रहा हूँ? नलायको हमेशा ध्यान रखो, पाई की वैल्यू जब भी रखनी हो, ठीक है 3.14 भी चलता है, लेकिन 22/7 भी एक वैल्यू है। अगर आप बिल्कुल बेहतरीन आंसर चाहते हैं, ऑलवेज कीप 22/7।
क्योंकि पाई की वैल्यू जो 3.14 है वो कंप्लीट वैल्यू तो नहीं है, इसके आगे भी आता है, पर हम अप्रोक्सीमेट 3.14 तक रखते हैं, राइट। आप लोग थोड़ा इधर उधर नजर मार लिया करें। अगर मैं यहाँ देखो, आप लोग मल्टीप्लाई में बिजी हो गए तो थोड़ा ये हैक्टिक हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 22/7 रखता तो ये 7 2 40, क्लियर, 22 2 44, 44 तक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 88, एक्सएल इज इक्वल टू 88, क्लियर है। अब ये 10 की पावर -3 है, या 100 को 10 की पावर 2 बोल सकता हूँ, -3 + 2 -1, 10 की पावर माइनस, या तो ऐसे लिख दो, या फिर 10 की पावर -1 नीचे डिनोमिनेटर में ले आओगे तो 88/10, तो फाइनली 8.8 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, सीन क्लियर है, कोई दिक्कत, आपको कुछ सीखने को मिला, समझ में आई बात। तो कभी भी ऐसे वैल्यू रखा करो तो थोड़ा इधर उधर देख लिया करो, किससे ज्यादा आसान कैलकुलेशन हो रही है, समझ में आ रही है बात, अच्छी बात है। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है आरएल सर्किट। इससे पहले कि मैं आप लोगों को आरएल सर्किट कराऊं, मैं आप लोगों से कुछ चाहता हूं। वैसे तो ये बात आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं, पर फिर भी मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखें। ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, क्लियर, दिखाई दे रहा है सभी को, क्या बना देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, सब लोग नजर कर पा रहे हैं। कुत्ता या जालक खींच रहे हो 5 न्यूटन थे, और बिल्ली या जालक खींच रही है 3 न्यूटन थे, नेट फोर्स कितना 8 न्यूटन। आप तुरंत बता देते हैं, यानी डायरेक्शन सेम है तो आपको मालूम है, जोड़ जाते हैं, आपने हाल 8 न्यूटन बताया भाई। कुत्ता जालक खींच रहे हो 5 न्यूटन थे, बिल्ली जालक खींच रही है 3 न्यूटन थे, तो इसका रिजल्टेंट है 8 न्यूटन। और डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, क्योंकि दो मिलजुल के जाएंगे और खींच के ले जाएंगे। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, 2 न्यूटन, है ना। डायरेक्शन किस तरफ आएगी, क्योंकि ये ज्यादा ताकत लगा रहा है, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा बेटा वो इस तरफ आएगा 2 न्यूटन का, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इस तरफ आएगा 8 न्यूटन का। जो बोला आपको समझ में आया। एक ऑब्जेक्ट ऐसे धरो है, कुत्ता जालन खींच रहा है, बिल्ली जालन खींच रही है, तो इसका रिजल्टेंट सपोज ये 4 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे जाएगा, तो ये तो डायरेक्शन भैया, क्लियर, ये डायरेक्शन भैया कितने न्यूटन से जाएगा। जैसे जामे जा रहे हो तो करते जा रहे हो, 2 जा रहे हो, जामे जा रहे हो 8 जा रहे हो, जामे की देखते जाओ तो वो निकालनी पड़ेगी, क्लियर भाई, निकालना पड़ेगा। और उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास रिजल्टेंट निकालने के लिए, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने के लिए। डायरेक्शन सेम होती है, जुड़ जाते हैं, अपोजिट होती है, माइनस हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बने तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कहानी समझ आ रही है। ये 8 और ये 2 कचुना है, जय में तो आए हैं, जय फॉर्मूले से आए हैं, बताओ कैसे आए हैं, लो जानो क्या 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 लग रहे हैं तेगा में। 5 और 3 के तो 8 क्यों आओ समझो, 5 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर, फिर 2 × 5 × 3 × cos थीटा कितना रखूं, 3 भी इधर लग रहा है, 5 भी इधर लग रहा है, 0, तो ये हो जाएगा √25 और 9 34, सही जा रहा हूं। cos 0 तो 1 होता है, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 5 से 15 15 2 से 30 30 + 34 64 का स्क्वायर रूट। समझ में आई कहते आवाज। ये जितने भी रिजल्टेंट आप निकालते हो वो हमेशा इस फॉर्मूले से निकालते हो। कहानी समझ में आ रही है। का हुए को परेशानी सोच ले पाए तो सुन ले पाए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, क्योंकि बाद में जब पूछूंगा ना तो अनुमान बना दूंगा एक एक को, ये वादा है मेरा आपसे, तो गौर से देखें ऑन द बोर्ड। जो चीज बता रहा हूं आप चाहे तो बोर्ड पे उसे नोट्सों पे उतार लेना, क्योंकि आपके नोट्सों में दी नहीं है। लिसन, पहले सुन लो, उतारने के लिए पूरा टाइम दूंगा आपको। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है, ठीक है, ए ताकत से, बिल्ली इधर खींच रही है बी ताकत से,
तो फाइनली इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, यस और नो। अच्छा, यहाँ जो थीटा एंगल है वो ए और बी के बीच का है। किस किस के बीच का है? ए और बी के बीच का। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हर जगह ये फॉर्मूला लगा सकते हो, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? ये रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अलग अलग चैप्टर में जब आप एंटर करते हैं तो इसके डिजाइन बदल जाया करते हैं, इसके रूप बदल जाया करते हैं। कैसे बदल जाया करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, गौर से देखिए। सपोज करिए अभी मैं कुत्ते बिल्लियों की बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है F1 न्यूटन से, बिल्ली इधर खींच रही है F2 न्यूटन से, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया F। तो यही फॉर्म। अच्छा, E और B का रिजल्टेंट ये है R। इसको जब आपने ऐसे लिखा, आप ही बता दो इसको कैसे लिखूं। R की जगह क्या है? F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी अलग अलग चैप्टर में जाओगे इसके अंदाज बदलते जाएंगे। थीटा एंगल किस किस के बीच का हुआ? F1 और F2 के बीच का। यहाँ थीटा एंगल किस किस के बीच का हुआ? A और B के बीच। सपोज करो किसी जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 है, ये E2 है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होगी। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। जो बोला समझ में आया? सोच लो भाई, कितने लोगों को लगता है कि मैं रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला समझ गया, ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ? क्या फॉर्मूला है जरा एक बार जल्दी से बोल दो। R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आती है? सबसे पहले ये इतना पोर्शन आप लोग नोट कर लो, है ना, ये आपको काम देगा, है ना, फटाफट नोट कर लो। तो हम लोगों को समझ में आता है कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं? R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपको रिजल्टेंट निकाल के बताना है। आप लोग बताएंगे? पिक्चर देखिए, आप फिल्म देखिए। अरे दिखाऊंगा वाल कौन सी ना मर बैठे हुए को है, मेरा पटी नहीं पड़ेगी पाती, मैंने तो गारंटी है। इतना देखो, हेलो तो मैं बताऊ, एक वोल्टेज जीरो VR, एक वोल्टेज जीरो VL। तुम बताओ मुझे निकालना है रिजल्टेंट वोल्टेज, तो फिगर कैसे बनाऊंगा? ऐसे आगो नहीं आगो, क्योंकि वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज मैंने लिख दिया V। क्लियर? आगे नहीं बताऊंगा, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालो, हाँ निकालो और खाओ। मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, तो जब मैं रिजल्टेंट यही तो है V, तो मैंने R की जगह क्या लिखूं? V बराबर अंडर रूट, तुमने हाल आप देखा ना था, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VR VL cos। पागल से 0 बताइए थी ना, VR और VL के बीच का एंगल 0 VR 0 VL। कहीं अगर तुझे 90 नहीं दिख रहा होगा पागल से में। क्लियर? cos 90 कितने होते हैं? 0 के बदलते थे कितने गुणों से हिसाब बना है? 0 ने आई ना को की ना सुनी। ये कौन आ गया? रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, इस गेम को और आगे बढ़ा रहा हूँ। काई जी R है जी L है, तो जाते मैंने जी पता पाल ली भैया जी ऐसा सर्किट हो, बोलो भैया जी R है जी L है, कहा गलत करते हो? छूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। आओ लेसन मैं जाए आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप कहते हैं। अंडर रूट काय का वोल्टेज है? सिंगल कंपोनेंट को वोल्टेज है या अलग अलग काफी सारे कंपोनेंट का मिल रहा है? सिंगल कंपोनेंट को वोल्टेज है V बराबर I, तो है I। अब इसका ही तो वोल्टेज निकालना, और इसके रेजिस्टेंस को क्या लिखूं? या तो XR लिख दूं, या फिर मैंने बोला था XR को मैं R ही लिखूंगा, बोला था ना R। स्क्वायर लगी हो तो स्क्वायर लगा दो, बोलो नहीं हो तो साची कर देता हूँ। अब आगे जाए मैं नहीं बोले, वो जाए तुम बोलो, का लिखूं?
जोर से बोलो। हाँ समझ गए। अच्छा काय काय को वोल्टेज है कमीनो रिजल्टेंट दोवन को विलमा क्लियर मेरी बात समझ में। पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज है ये, इसीलिए तो इसे रिजल्टेंट वोल्टेज बोलते हैं। V बराबर भैया जय मेरे भाइयों। वोल्टेज पूरे सर्किट का है, करंट भी पूरे सर्किट का होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब जगह सेम रहता है, इसलिए I। अब मुझे क्या चाहिए, इस पूरे का R क्या होगा, Z। तो ये दो से ज्यादा कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, Z। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। नहीं आई का एक बात बताओ, इनमें से कॉमन का आ रहा है आई स्क्वायर आ रहा हो, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगी। अब ये जो आई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आवा भाई, मैं अंडर रूट के बाहर ले लो। बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा हो तो बता। आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। ये कहानी समझ में आई। लिसन एवरीवन, जेड होता क्या है, यानी तुमने यहाँ पर सर्किट का क्या निकाल दिया, इम्पीडेंस। ये आपने क्या निकाला है, रिजल्टेंट वोल्टेज। नहीं है मेरी बात समझ में। ये बात मैंने जो करी है क्लियर है, समझ में आ रही है बात सभी को। फिर से एक बार बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देखना सब लोग। यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ। हाँ, B बराबर अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर कैसे आया, समझ में आई बात सभी को। बोलो भैया। देखो भाई, रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगा दिया, थीटा 90 किस किस के बीच का एंगल है, बी आर और बी एल। बी आर ऐसे है, बी एल ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर। 90 के और क्या समझ, cos 90 जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई हो गई, ये कहानी खत्म हो गई, तो केवल यही बचा। उसके बाद फिर से ध्यान से देख लो, क्योंकि जिसको ये बात समझ में नहीं आई स्वाहा हो जाएगा। इक्वल ये वोल्टेज है रेजिस्टेंस का, केवल रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, यानी सिंगल कंपोनेंट का वोल्टेज है। तो V बराबर होता है IR। तो IR इस सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को या तो XR बोलूंगा या R बोलूंगा, समझ में आएगा। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायरिंग कर दी, कहानी समझ में आई। ये वोल्टेज किसका है, इस L का, इस सिंगल कंपोनेंट का वोल्टेज है। तो V बराबर I सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को XL, स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दी, कहानी समझ में आई। अब ये जो वोल्टेज है ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, इन दोनों को मिलवा करके वोल्टेज है रिजल्टेंट वोल्टेज। तो फिर से वही V बराबर IR। तो वोल्टेज पूरे सर्किट का ले रहे हो, तो करंट पूरे सर्किट का, अब रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का था, इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या बोलूंगा, इम्पीडेंस, यानी कि जेड। कहानी समझ में आई। आई स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और आई स्क्वायर को रूट के बाहर लूंगा तो ये आई से आई कट गया, जेड आ गया। कहानी समझ में आई। जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, और ये आपने क्या निकाला है, रिजल्टेंट वोल्टेज। कहानी समझ में आई आप सभी को। किसी को कोई दिक्कत, आप देखो आपके नोट्सों में, हालांकि मैं अभी डिटेल में पूरा दोबारा कराऊंगा, लेकिन आपके नोट्सों में जो आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट, उसमें देखो हेडिंग डली होगी रिजल्टेंट वोल्टेज है वो, क्लियर, और इम्पीडेंस जो है वो देखो। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त, फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।